बंगाल। कल्चर और आर्ट की मां कहा जा सकता है इस राज्य को, क्योंकि इसकी गोद में पली बड़ी है मानव सभ्यता। बंगाल देश नहीं, दुनिया भी नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। दुनिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस प्रांत से आता था। यहाँ के लोग अपनी सादगी, कला, भाषा और खाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी गलियों में एक ऐसा सुकून है जो समझ लो माँ की गोद में होता है। इनकी भाषा इनकी मिठाइयों जितनी मीठी है। कहते हैं बंगाली 100 साल आगे भी जीता है और 100 साल पीछे भी। ये बंगाल की धरती ही थी जिसने देश को आजादी दिलाई। पता नहीं यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है जिसने ऐसे वीर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को भी जन्म दिया और भारत के लिटरेचर को अमर कर देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को भी, जिसने समाज को आईना दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी जन्म दिया, और जिसने दुनिया बदल देने वाले महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट वाले सत्येंद्र नाथ बोस को भी। और भी न जाने कितने नाम हैं, लेकिन यह तय है कि बंगाल की धरती महान है। तो इस बांग्लार भूमि को नमन करते हुए हम जानेंगे इसकी कहानी क्या है, कैसे ये दुनिया की सबसे प्रॉस्परस सोसाइटी से आज के सिचुएशन तक आई है। वो कौन से लोग थे जिसने इसे ऐसा बनाया, वो कौन से नेता थे, वो कौन सी पॉलिसीज थी, वो कौन से कांड थे, सब जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये है बंगाल बिफोर वेस्ट बंगाल। तो बंगाल कितना पुराना है, आपको इस बात का आइडिया इस बात से लग सकता है कि इसका जिक्र भारत, श्रीलंका, सियाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, चाइना और मलय सब में मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत में भी वंगा किंगडम बंगाल में ही हुआ करता था। अब 3rd सेंचुरी तक ज्यादातर बंगाल सम्राट अशोक के मौर्यन एम्पायर के अंडर आता था, और लेट 6th सेंचुरी सी में बंगाल को अपना पहला इंडिपेंडेंट राजा मिला, शशंक ऑफ गौड़ा। अब शशंक के बाद बंगाल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया जो आपस में ही लड़ रहे थे, और ऐसा एक लंबे समय तक चला, और 1750 सी में आया पाला एम्पायर, जो कि एक बंगाली एम्पायर था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लास्ट बुद्धिस्ट राजघराना बना। अब पालास के बाद आई सेना डायनेस्टी, और 1204 में टर्की से आए बख्तियार खिलजी ने बंगाल के नादिया और गौर पर कब्जा कर लिया, और बंगाल में मुस्लिम किंगडम की शुरुआत हुई। 1338 आते आते बंगाल छोटे छोटे सल्तनट्स में बट गया था, लेकिन इसे रीयूनाइट किया शमशुद्दीन इलियस शाह ने और बनाया बंगाल सल्तनत। और इलियस के ही सक्सेसर्स ने बंगाल पर 200 साल तक राज किया। ये सल्तनत अपनी बेशुमार दौलत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाने लगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते। उस समय कई रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कहते हैं बंगाल वाज द रिचेस्ट कंट्री टू ट्रेड विद। अर्ली 16th सेंचुरी में बंगाल को पैरामाउंट ऑफ नेशंस कहा जाता था। इसका अंत हुआ जब एक अफगान डायनेस्टी जिसे करानीस कहा जाता, उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया। लेकिन इस समय तक मुगल्स का दबदबा बढ़ गया था और उन्हें बंगाल चाहिए था। तो फाइनली अकबर की सेना ने सुल्तान दाऊद खान को हरा दिया और बंगाल मुगल एम्पायर में मिला दिया गया। बंगाल मुगल्स के टाइम भी काफी पैसे वाला राज्य था, यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि मुगल्स का सबसे पैसे वाला प्रोविंस भी बंगाल ही था, और अपने टेक्सटाइल्स, सिल्क और शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता था, और तब के भारत की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। अब मुगल्स बंगाल को सूबेदार के थ्रू चलाने लगे। सूबेदार आप समझ लो एक तरीके का गवर्नर होता है। पहले ये ढाका में रहता और बाद में इसे मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। अब 18th सेंचुरी में जब औरंगजेब मरा तो बंगाल समझ लो मुगल से थोड़ा थोड़ा आजाद होने लग गया था, और 1717 में फारूक शियार ने मुर्शिद कुली खान को पहला बंगाल का नवाब बनाया, जिसे इंडिपेंडेंटली कई फैसले लेने की आजादी थी। अब जैसा कि मैंने बताया, बंगाल बहुत अमीर राज्य हुआ करता था, और इस पैसे ने पूरी दुनिया की पावर्स को यहाँ अट्रैक्ट कर लिया, जैसे फ्रेंच, डच और ब्रिटिश। इन सब ने यहाँ ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए थे, लेकिन इन्हें और चाहिए था, और इसमें बाजी मारी अंग्रेजों ने। तो आ जाते हैं सिराज उद्दौला पर। इसे बंगाल की गद्दी 1756 में मिली थी, और उसे 2 चीजें विरासत में मिली। पहला बेशुमार दौलत और पैसा, और दूसरा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ बढ़ता हुआ टेंशन।
और ये सब ज्यादा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब इस टेंशन का मेन कारण था कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेजेस का मिसयूज। कैसे कमर्शियल प्रिविलेजेस? तो अंग्रेजों को मिला हुआ था दस्तक, यानी एक ऐसा पास जिससे वो बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकते थे। लेकिन इस पास का अंग्रेज मिसयूज करने लग गए। जैसे प्राइवेट ट्रेड में भी ड्यूटी नहीं देते, जिससे बंगाल के रेवेन्यू पर असर पड़ता था। बात हद से ज्यादा तब बढ़ गई जब कंपनी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई कर दिया, यानी समझ लो कलकत्ता के अंदर ही एक अलग शहर बना लिया जहाँ सिर्फ अंग्रेजों का ही दबदबा होगा, वो भी बिना नवाब के परमिशन के। और साथ ही वो अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखने लग गए थे जो नवाब का ओपनली विरोध करते थे। यानी अब अंग्रेज सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक दुश्मन बनने लग गई थी। अब डेट थी जून 1756। सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और इसका मेन निशाना था फोर्ट विलियम, वही जगह जिसे कंपनी ने एक किले की तरह बना लिया था। इस अटैक में कई ब्रिटिशर्स मारे गए और इसका नाम पड़ा ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ब्रिटिश राइटर्स इस इंसिडेंट को काफी सेंसेशनलाइज करते हैं और पब्लिक की सिंपैथी अंग्रेजों की तरफ करने की कोशिश भी। और अंग्रेजों ने जवाब देने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा और इन लोगों ने 1757 में ही कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। सिराज को मजबूरी में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करनी पड़ी, जिससे फिर से कंपनी को उसके ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वापस मिल गए। इसी बीच अंग्रेज अपनी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर भी काम कर रहे थे और नवाब के दरबार में ही कई बीज बो दिए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मीर जाफर। अगर अंग्रेजों के रूल के लिए कोई एक आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो यही है। मीर जाफर बंगाल की सेना का कमांडर इन चीफ यानी सेनापति था। अब सिराज ने उस समय काफी पावरफुल एनिमीज भी बना लिए थे, जैसे उस समय के सबसे पैसे वाले जगत सेठ। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का वादा कर दिया। अब प्लासी में अंग्रेज और नवाब के बीच में जंग होनी थी। नवाब की सेना बहुत बड़ी थी, यही कोई 50,000 सैनिकों की। साथ ही इन्हें फ्रेंच आर्मी का भी सपोर्ट था और अंग्रेज के पास थे बस 3,000 सोल्जर्स। लेकिन अचानक बारिश आने की वजह से नवाब की सेना का मैक्सिमम बारूद बर्बाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना बारूद बचा लिया था। और जब जंग शुरू हुई तब पता चला मीर जाफर ने गद्दारी कर दी है और उसने अपनी सेना जंग में उतारी ही नहीं। नवाब का बस एक लॉयल जनरल मीर मदान जमकर लड़ा, लेकिन जब वो भी मारा गया तो नवाब को समझ आ गया कि उसकी हार हो चुकी है। सिराजुद्दौला मैदान से भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और मीर जाफर ने उसे मरवा दिया और उसे अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब बना दिया। अब जफर बस नाम का नवाब था, असली पावर अंग्रेजों के पास ही था और अंग्रेजों के हाथ बंगाल का खजाना लग गया था, यानी बेशुमार रेवेन्यू। और अब तो राजनीतिक पावर भी उन्हीं के हाथों में था, जिससे उन्हें अपनी आर्मी और मजबूत करने के लिए भरपूर रिसोर्सेज मिल गए थे। अब जब अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफर बेकार आदमी है तो उन्होंने उसे हटा दिया और मीर कासिम को नया नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम एम्बिशियस और केपेबल आदमी था और बंगाल को फिर से अपने पुराने रूप में लाना चाहता था। उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से चेंज करके मोंगियर कर दिया और अंग्रेजों के टैक्स फ्री वाले पास को बंद करने की कोशिश भी कर दी। और जब टेंशन ज्यादा हो गई तो अंग्रेजों ने कासिम के साथ भी जंग लड़ी और उसे हरा भी दिया। और इस हार के बाद कासिम जाके अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिल गया और साथ ही मुगल राजा शाह आलम II भी आ गया और इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी बैटल ऑफ बक्सर। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम, इन तीनों की आर्मी थी तो बहुत बड़ी, लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ अंग्रेजों की आर्मी फुल्ली डिसिप्लिन्ड और कोऑर्डिनेटेड थी। अंग्रेजों के तरफ थे 10,000 सैनिक और इंडियन तरफ 40,000, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से हार गए। और ये हारी रेस्पॉन्सिबल थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को अपने पांव भारत में इतने अच्छे से जमाने का मौका मिला। इस जंग के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिससे अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल गई, यानी समझ लो बंगाल को लूटने का लाइसेंस। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से पूरे बंगाल की मालिक बन गई। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कंपनी के रूल को रेगुलेट करने की कोशिश हुई। और सिर्फ 2 साल बाद 1774 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे ही बंगाल पूरे भारत का न्यूक्लियर पॉइंट बन गया और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बहुत लंबे समय तक बना रहा। इस दौर में अंग्रेजों ने भारत को बेतहाशा लूटा, हर तरह से इसे खोखला कर दिया। इन लोगों ने किस तरह की लूट मचाई थी वो 1770 के बंगाल फैमाइन से समझ में आता है, जिसमें 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, 10 लाख भी नहीं, 1 करोड़ लोग
भूख से मर गए थे, जो कि उस समय बंगाल की 1/3 आबादी थी, यानी हर 3 में से 1 बंगाली मारा गया। उसके बाद भी इन दरिंदों ने टैक्स नहीं घटाया, यहाँ तक कि कई हिस्सों में तो बढ़ा भी दिया और अनाज खुद के लिए स्टोर करके छोड़ दिया था। आप सोच भी नहीं सकते हो कैसा मंजर रहा होगा। हर तरफ लोग मर रहे थे और अंग्रेज ये सब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि इसे बढ़ा रहे थे। इसके बाद ये और कानून बनाते चले गए, पिट्स इंडिया एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसके तहत नई कैटेगरी के लोग बना दिए, जिन्हें कहा गया जमींदार, और बंगालियों पर जुल्म जारी रहा। अब आपके हिसाब से सन्यासी कैसा दिखता है? शांत, गेरुआ वस्त्र पहने, ध्यान करता हुआ, है ना? लेकिन 18 सेंचुरी के बंगाल में ऐसा नहीं था। बंगाल के ये फकीर बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इनके पास हथियार होते और पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमते, मंदिर जाते, मगर ट्रेडिंग भी करते, और इन ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल भी करते। अब अंग्रेजों ने इन सन्यासियों को बंगाल में घुसने पर बैन लगा दिया। अब जो बेहद गरीब किसान, हटाए गए जमींदार, हटाए हुए सैनिक, सब इन सन्यासियों के साथ मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया। ये कोई एक जगह लड़ी हुई जंग नहीं थी, बल्कि गोरिल्ला वॉर थी, जो कई सालों तक चली। अपनी पीक पर 20,000 से ज्यादा रेबल्स इसमें इन्वॉल्व थे। ये घने जंगलों में छिपते और अचानक हमला कर देते, जिसके बाद वापस जंगल में जाकर छुप जाते। अंग्रेज इससे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने इस चीज को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली और हेस्टिंग्स ने कानून बनाया, बैनिशिंग वंडरिंग बॉडीज ऑफ मेन, यानी ऐसे ही पूरे राज्य में कोई घूम नहीं सकता था। प्रॉपर मिलिट्री लगा के इन्हें ढूंढा जाने लगा और जो उनकी मदद भी करता उन्हें मार दिया जाता, और धीरे धीरे ये खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ चला ये पहला आर्म्ड रेबेलियन कहा जा सकता है, और इसके 100 साल बाद बंकिम चंद्र चैटर्जी के नॉवल आनंद मठ ने इस रेबेलियन को अमर कर दिया। अब अंग्रेज सिर्फ यहाँ पैसों पर कंट्रोल नहीं चाहते थे, उन्हें बंगाल के दिमाग को भी कंट्रोल करना था। इसीलिए इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। उस जमाने के एलीट बंगालीज को कई आइडियाज के बारे में पढ़ने का मौका मिला, जैसे रैशनलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी, साइंटिफिक रीजनिंग और मॉडर्न फिलॉसफी। और इस नए एजुकेशन सिस्टम से ऐसे लोग कम बने जो अंग्रेजों को कॉपी करते, बल्कि एक नई क्लास क्रिएट हुई जो इंडियन सोसाइटी को एक नए नजरिए से देखती। भारत के ट्रेडिशन और वेस्टर्न रीजनिंग का संगम हो गया था, और ये नई क्लास भारत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए ऐसे ही कुछ बंगालियों के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को कितनी लैंग्वेजेस आती थी पता है? संस्कृत, पर्शियन, अराबिक, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी। और इस नॉलेज की वजह से उन्होंने दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ डाली, फिर चाहे वो वेद्स हो, उपनिषद हो, इस्लामिक बुक्स हो या क्रिश्चियन बुक्स, सब कुछ। और रॉय इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भगवान एक है, और बनाई आत्मीय सभा जो इन बुक्स को डिस्कस करती और कास्टिज्म, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को क्रिटिक करती। इन्होंने ही डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की शुरुआत की, जो आगे चल के प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। इन्होंने ही सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई, और प्राइमरीली इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से लाया गया बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, जिससे ये प्रथा खत्म हो गई। उस समय का समाज आज के समाज से काफी अलग था। आज जो चीजें हमें सुनकर ही अजीब और बहुत गलत लगती है, वो उस जमाने में बहुत आम हुआ करती थी, और इसी सब के खिलाफ रॉय ने आवाज उठाई, जैसे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और साथ ही महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाने और विडो रिमैरिज के लिए भी आवाज उठाई। और आगे चलकर बनाई ब्राह्मो सभा, जो बाद में ब्राह्मो समाज बनी। एक ऐसा मूवमेंट जो मूर्ति पूजा, बेकार के रीति रिवाज और कास्टिज्म को पूरी तरह से हटाना चाहता था। इन्हीं के पायनियरिंग वर्क के बाद आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज के सपोर्ट में मुहिम छेड़ दी, और अंग्रेजों को लाना पड़ा हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। अब जहां एक तरफ बंगाली रेनेसांस चल रहा था, वहां दूसरी तरफ विरोध भी होने लगा था। और अब बात फटी 1857 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस की। अब इसमें कहा गया कि इसका जो कार्ट्रिज है वो गाय और सुअर के फैट से बना था। अब इस कार्ट्रिज को दांत से काटना पड़ता था, और इससे दोनों हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स भड़क गए। एक के लिए गाय पवित्र थी इसलिए, और दूसरे के लिए सुअर हराम था। तो पहला बवाल हुआ कलकत्ता के पास बैरकपुर में, जहां मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया और अपने साथियों को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसाने लगा। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गोली मरवा दी और फिर पब्लिकली फांसी भी दी। लेकिन जो आग मंगल पांडे ने लगाई थी वो फैल चुकी थी, और इसके कुछ महीनों के अंदर ही अलग अलग जगहों से विरोध की आवाज उठने लग गई। चिटागोंग में कुछ सिपाहियों ने ट्रेजरी का कंट्रोल ले लिया,
और जेल से कैदी भी छोड़ दिए। अब लेकिन ये विरोध आम जनता तक नहीं पहुंचा, खासकर बंगाल और कलकत्ता में। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों का गढ़ था और उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी यहीं पर थी और यहाँ पर कई लोगों के घर अंग्रेजों से मिले काम और पैसों से ही चल रहे थे। लेकिन विरोध वाली बात लंदन तक पहुंच गई थी और बंगाल जैसा बेशकीमती रीजन ऐसे ही किसी कंपनी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और भारत डायरेक्टली ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ गया। साथ ही बंगाल की आर्मी को पूरी तरह से डिसमेंटल ही कर दिया गया और उनकी जगह पंजाब और गुरखास को काम पर रखा गया और शुरुआत हुई ब्रिटिश राज की। तो कभी कभी मुझे लगता है कंटेंट बनाने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिजनेस चलाना। क्योंकि सोचो, कोई कस्टमर इंटरेस्ट दिखाता है, फिर उसे ट्रैक करना, फॉलो अप करना, कोट भेजना और फाइनली सेल को क्लोज करना, ये सब अलग अलग टूल्स में करना पड़ता होगा। तो आदमी का आधा से ज्यादा टाइम तो ये सब मैनेज करने में निकल जाएगा। इस जगह पर मैंने ओडू को काफी इंटरेस्टिंग पाया। मान लो कोई बंदा वेबसाइट पर आता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करता है, तो उसका मैसेज इनबॉक्स में लॉस्ट नहीं होता है, सीधा CRM में एक लीड बन जाती है। फिर तुम एक जगह पर देख सकते हो कौन इंटरेस्टेड है, कौन सीरियस है और कौन बस देख कर चला गया। और जो चीज मुझे जेन्युइनली बहुत यूजफुल लगी वो है इसका विजुअल पाइपलाइन। हर क्लाइंट एक कार्ड की तरह होता है और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है बस उस कार्ड को नेक्स्ट स्टेज में मूव कर दो। सिंपल, क्लियर, बिना कंफ्यूजन। कम्युनिकेशन भी स्कैटर्ड नहीं होती है। ईमेल्स, चैट्स, रिमाइंडर्स सब एक ही जगह मिल जाता है और जब डील क्लोज करने का टाइम आता है तो कोट बनाना लिटरली कुछ क्लिक्स का काम रह जाता है और सबसे एंड में डैशबोर्ड में ही एक ही नजर में समझ आ जाता है कि बिजनेस चल कैसा रहा है, कितनी सेल्स हुई और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट, CRM, सेल्स और एनालिसिस सब एक ही जगह हैंडल हो जाते हैं, तो काम थोड़ा प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल लगता है। एनीवेज, चलो हमारी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो 1857 के रिवोल्ट के एक साल बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से क्राउन के रूल के अंडर आ गया। कलकत्ता इसकी राजधानी बनी रही। 1833 से 1854 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल का भी हेड होता। 1 मई 1854 से बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होना शुरू हो गया और 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल लिया और 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार में उसका प्रोक्लेमेशन किया गया। इस समय तक भी बंगाल की GDP भारत में सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन अंग्रेज लगातार इसे डी इंडस्ट्रियलाइज करने में लगे हुए थे। यहाँ की ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो मान लो कसम खा रखी थी कि बर्बाद ही कर देंगे और बंगाल के किसानों से जबरदस्ती इंडिगो यानी नील उगवाया जाता। अब अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल में आवाजें तो खैर उठ ही रही थी और इसी आवाज की एक कड़ी थी अमृता बाजार पत्रिका, जो एक बंगाली न्यूज़पेपर था। और ऐसे ही न्यूज़पेपर से परेशान होकर लिट्टन, जो उस समय भारत का वॉइस रॉय था, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जो रीजनल लैंग्वेजेस में छपने वाले न्यूज़पेपर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन अमृता बाजार पत्रिका ने क्या किया पता है? लिटरली रातों रात अपने आप को एक्ट लागू होने के बस 1 दिन पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया और अगले दिन पेपर इंग्लिश में ही छपा। और जो कानून अंग्रेजों ने बंगालियों की आवाज को दबाने के लिए बनाया था वो उल्टा और ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा और अब तो उनके खिलाफ क्या लिखा जा रहा था वो खुद पढ़कर भी समझ पा रहे थे। और बंगाली रेनेसांस अभी रुका नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में ऐतिहासिक काम किया था। शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन ऑर्गेनाइज हुआ, जहां हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव बने स्वामी विवेकानंद और ऐसी ऐतिहासिक स्पीच दी कि लोग आज भी सुनते हैं। Sisters and brothers of America. लेकिन चीजें बदलने वाली थी। अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर बंगाल को कमजोर करना था और उन्हें इसका उपाय समझ में आया, बंटवारा। तो बंगाल में आज के कौन कौन से एरियाज आते थे उसकी पूरी टाइमलाइन अच्छे से समझ लो। तो अंग्रेजों के हाथ में जब बंगाल आया था तब वो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? इसमें थे आज के वेस्ट बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। फिर इसमें आसाम ऐड किया गया, फिर आसाम को हटा भी दिया गया क्योंकि इसे एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया। और फिर लॉर्ड कर्जन ने चली अपनी सबसे शातिर चाल, बंगाल का पार्टीशन, जिसमें बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, जिसकी राजधानी होगी ढाका, और इसमें आएंगे आज के बांग्लादेश और आसाम। वहाँ दूसरी तरफ रहेगा बंगाल, जिसकी कैपिटल वही कलकत्ता रहेगी। यानी अब बंगाल के पास बचे वेस्ट बंगाल स्टेट, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। अब ऐसा किया क्यों गया?
सबसे पहले वो कारण जो अंग्रेजों ने दिए, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कहा गया। हिंदी में बोले तो राज्य चलाने में आसानी होगी। अब इस बात में थोड़ा दम तो था, क्योंकि उस समय बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा था। 1901 के सेंसस के हिसाब से उस समय बंगाल में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, और एरिया भी आपको बताया है कि कितना बड़ा था। और जब 1866 में उड़ीसा वाले एरिया में फैमाइन आया था, तब कलकत्ता में बैठे अंग्रेज लीडर्स इतनी दूर उड़ीसा के क्राइसिस को मैनेज करना तो दूर देख भी नहीं पाए थे। लेकिन ये कारण अंग्रेजों ने दिए थे। लेकिन इसका असली कारण लोगों के हिसाब से बंगाल से निकलती हुई विरोध की आग थी। सारे बड़े पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनाइजेशनल हेड सब बंगाल से थे और अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस को भी तब के हिंदू बंगालीज ही डोमिनेट करते थे, तो तब के होम सेक्रेटरी ने थ्योरी दी, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल वेज। यानी बंगाल को तोड़ना समझ लो एक राजनीतिक चाल थी। अब बंगाल को तोड़ा जाएगा ये तो फाइनल था, लेकिन कैसे तोड़ा जाएगा उसमें भी चाल थी। याद है वेस्ट बंगाल में कौन कौन से एरियाज थे? वेस्ट बंगाल स्टेट, बिहार, झारखंड और ओडिशा। यानी ओडिया और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को आउट नंबर करेगी, और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स हिंदूज को आउट नंबर करेंगे। यानी बंगाली हिंदूज, जिन्हें भद्रो लोग कहा जाता था और जो सबसे ज्यादा वोकल और पॉलिटिकली एक्टिव थे, उन्हें दोनों तरफ से दबा दिया गया। अब अंग्रेजों ने ईस्ट बंगाल के मुस्लिम्स को बोला कि तुम्हें एक मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य देंगे ताकि वो इस पार्टीशन का समर्थन करे। लेकिन इस बंटवारे को लेके बंगाल में बवाल हो गया। अपनी मातृभूमि को इस तरीके से टूटते हुए नहीं देख सकते थे बंगाली। दोनों ईस्ट और वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मास मीटिंग्स होने लगी। कांग्रेस में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और समझ लो भारत एज अ नेशन की नींव भी यही डली, क्योंकि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म एक इमोशन बन गया। बंकिम चंद्र के आनंद मठ में लिखा वंदे मातरम भी इस प्रोटेस्ट में काफी पॉपुलर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई, यानी भारत को पर्सोनिफाई किया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदूज और मुस्लिम्स को राखी एक्सचेंज करने को बोला। वहां दूसरी तरफ मुस्लिम एलीट्स ढाका में मिले और बना दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लेकिन सारे बंगाली इतने पीसफुल नहीं थे, कुछ ने सीधा बम बनाने का फैसला कर लिया। तो 1902 के आसपास कलकत्ता में कई सीक्रेट सोसाइटीज काम कर रही थी, और ये सीक्रेट इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों को लिटरली मार कर वापस भेजना चाह रहे थे, यानी वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं में से एक थे अरबिंदो घोष और उनकी सीक्रेट सोसाइटी, और उनके एक पार्टनर भी थे जितेंद्रनाथ बैनर्जी। अब ऐसे ही एक मैड साइंटिस्ट थे उल्लासकर दत्ता, जिन्होंने कोकोआ टिन्स में एक्सप्लोजिव भर के काफी खतरनाक बम बना दिया था। लेकिन एक बार टेस्ट करते हुए ये बम इनके पास ही फट गया। ऐसे ही एक बुक बॉम्ब एक रेवोल्यूशनरी ने बनाया। इस बुक को अगर कोई खोलता तो एक स्प्रिंग रिलीज होती और धमाका होता। इन लोगों ने ये बुक बॉम्ब एक अंग्रेज ऑफिसर के पास भेज दिया, लेकिन उस ऑफिसर ने बुक खोली ही नहीं और सालों तक उनके शेल्फ पर पड़ी रही। और जब तक खोली तब तक उस स्प्रिंग में जंग लग गया था और कोई धमाका वमाका नहीं हुआ। बंगाल के तब के एलजी को भी बहुत बार उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसा ही एक बॉम्ब खुदीराम बोस ने भी बनाया था और एक अंग्रेज जज पर मुजफ्फरपुर में मार दिया। वो जज तो बच गया, लेकिन 2 अंग्रेज औरतें मारी गई। खुदीराम को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। और ऐसे ही खुदीराम पहले और यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी मार्टियर में से थे। इन बॉम्ब बनाने वाले लोगों पर अंग्रेजों ने केस चलाया, कुछ छूट गए, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। अब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा और ब्रिटेन का महाराज किंग जॉर्ज V इंडिया आया और 2 मेजर फैसले लिए गए, और दोनों बंगाल के ही बारे में थे। पहला, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली की जाएगी, और दूसरा, बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया गया, यानी ईस्ट बंगाल और बंगाल प्रेसिडेंसी को फिर से एक कर दिया गया। अब ये दोनों स्टेप्स बहुत कैलकुलेटेड थे। दिल्ली मुगलों का तख्त थी। इसकी जनरल पब्लिक में भारत के राजा की गद्दी के तौर पर सिंबॉलिक मान्यता थी, और साथ ही इसकी लोकेशन भारत के सेंटर में है, जिससे देश भर पर राज करना काफी इजी हो जाता है। और जहां तक बंगाल को फिर से एक करने की बात थी, इसके पीछे कई कारण माने जा सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अंग्रेज बंगाल के विरोध से परेशान हो गए थे और इसीलिए फैसला लिया। और जब फॉर्मली कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर किया जा रहा था, तब हमारे बंगाली रेवोल्यूशनरीज ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे पूरा ब्रिटिश एम्पायर सदमे में आ गया। रास बिहारी बोस और उनके ग्रुप ने सीधा भारत के तब के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंज पर बम मार दिया। अब हार्डिंज तो बच गया,
लेकिन उसका एक अटेंडेंट मारा गया। लेकिन इस बम की गूंज अंग्रेजों के कानों में लंदन तक गूंजी। लेकिन बंगाली रेवोल्यूशनरीज को अब लगने लगा कि ऐसे इंडिविजुअल अटैक्स करके अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता है। तो अब इन लोगों ने सीधा जंग की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जितेंद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बागा जतीन भी कहा जाता है, उन्होंने शिप से जर्मनी के वेपन्स इंडिया में स्मगल करने का प्लान बनाया। अब उस समय तक वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी और उनका प्लान था कि अंग्रेजों के खिलाफ इस समय भारत में भी एक फ्रंट खोल देना चाहिए। लेकिन जब वो शिपयार्ड पर वेपन्स लेने पहुंचे तो पता चला कि अंग्रेजों को उनके प्लान के बारे में पहले ही पता लग गया था और उन्हें घेर लिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने छोटे से ग्रुप के दम पर 75 मिनट तक लड़े। कई अंग्रेज मार भी गिराए, लेकिन अंत में बागा जतीन मारे गए। ये सब सिर्फ 35 साल की उम्र में। और मरने से पहले नारा दिया, आमरा मोरबो जगत जागबे, मतलब हम मरेंगे लेकिन दुनिया जागेगी। ऐसी ही है सूर्य सेन की कहानी, एक नॉर्मल से स्कूल टीचर जिन्हें लोग मास्टर दा बुलाते, लेकिन इन्होंने 65 लोगों की एक आर्मी बना ली और गोरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया जो काफी सालों तक चला। लेकिन अब बंगाल बम और धमाकों से राजनीति की ओर बढ़ने जा रहा था। अब देखो, यहाँ से आपको हमारे पॉलिटिकल फैक्शन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बंगाल में कांग्रेस और उनके लीडर्स काफी प्रोमिनेंट थे। एक था बोस का फैक्शन और मुस्लिम लीग भी प्रोमिनेंटली काम कर रही थी। लेकिन एक ऐसा फैक्शन आने वाला है जो बंगाल की राजनीति पर ऐसी पकड़ बना लेगा जो आने वाले दशकों तक उसे जकड़ कर रखेगी। और ध्यान रहे, बंगाली बहुत अवेयर लोग होते थे, उन्हें देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो सब पता होता था। और जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ और कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म जैसे नई आइडियोलॉजी सामने आई तो ये आइडियाज बंगाल भी पहुंचे। अब हमारी आगे की कहानी के लिए इस आइडियोलॉजी के बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। सबसे पहले 1917 में रशिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। इस रेवोल्यूशन को लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने और ये रेवोल्यूशन बेस्ड था कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? मार्क्स का सिंपल मानना था कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक होते हैं बोर्जुआजी, मतलब जो पैसा, फैक्ट्री, जमीन, पावर वगैरह रखते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोलेटरेट, मतलब आम मजदूर, काम करने वाले लोग। अब उनका कहना था कि अमीर लोग हैं वो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और जो मजदूर है उनका शोषण होता है। मजदूर काम करे, प्रॉफिट कोई और ले जाए। मार्क्स कहते थे कि सारे मजदूर अगर एकजुट हो जाए तो इस सिस्टम को हिला सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और सब बराबर होंगे। क्लास सिस्टम खत्म होगी और एक ऐसा समाज बनेगा जहां एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब सोचो बंगाल का कॉन्टेक्स्ट क्या था। यहाँ ब्रिटिश रूल था, जमींदारी सिस्टम थी, इंडस्ट्रियल लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जूट मिल्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज में हजारों मजदूर काम कर रहे थे और एडुकेटेड बंगाली यूथ जो ऑलरेडी पॉलिटिकल अवेयरनेस रखते थे, उन्होंने जब मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा तो उन्हें लगा ये आइडियोलॉजी सिर्फ रशिया की नहीं है, ये तो उनकी ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मैच कर रहा है। अब जब कुछ लीडर्स इस आइडियोलॉजी को बंगाल में फैलाने का प्लान कर रहे थे और जब अंग्रेजों को इसका आइडिया लगा तो इन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और एक पब्लिक ट्रायल हुआ। लेकिन इस ट्रायल का बिल्कुल उल्टा असर हुआ। लोग काफी इंटरेस्टेड हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी नई आइडियोलॉजी आई है जिससे अंग्रेज इतना डर गए कि तुरंत सबको अरेस्ट ही कर लिया। और इसके बाद कुछ लीडर्स ने मिलकर कानपुर में ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। और तब से जब भी बंगाल के जूट मिल्स, टी गार्डन्स, रेलवेज, कहीं भी वर्कर्स स्ट्राइक करते, सबको सपोर्ट करने सामने आती सीपीआई। और याद है ना अंग्रेजों ने मार्क्सिस्ट को जेल में क्यों डाला था? तो ये कदम भी उल्टा पड़ा क्योंकि ये लोग जेल में ही इस आइडियोलॉजी को समझाने लग गए थे। इसी आइडियोलॉजी से बंगाल में धीरे धीरे जन्म होता है कम्युनिस्ट मूवमेंट का। स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेड यूनियंस सब इस नई विचारधारा से जुड़ने लगते हैं और आने वाले सालों में ये मूवमेंट एक छोटा सा फैक्शन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का एक प्रोमिनेंट पिलर बन जाएगा। और यहीं से होती है बंगाल में लेफ्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत। अब बंगाल की राजनीति असल मायने में शुरू होती है 1932 में, जब अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी के तहत एक कम्युनल अवार्ड दिया। अब कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या होता है वो आगे सुन लेना। तो हुआ ये कि 250 सीट्स की बंगाल असेंबली को धर्म के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। इन 250 में से 117 सीट्स दी गई मुसलमानों को, 78 अपर कास्ट हिंदूज को और 30 शेड्यूल कास्ट को, और बाकी बची अलग अलग कम्युनिटीज को। अब इससे बंगाल का भद्र लोग,
काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। अब पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1937 में। इसमें कांग्रेस ने जीते 52 सीट्स, जिसमें से ज्यादातर हिंदू सीट्स थी। लगभग 29 सीट्स जीती मुस्लिम लीग ने, और फजलुल हक नाम के नेता थे जिनकी एक अलग पार्टी हुआ करती थी, कृषक प्रजा पार्टी। इन्होंने जीती 35 सीट्स। अब बाकी जितने बचे सब इंडिपेंडेंट थे, यानी किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई। अब फजलुल थोड़े सेक्युलर विचारधारा के आदमी माने जाते थे और जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहते थे, तो नेचुरली कांग्रेस से ज्यादा अटैच थे। इसीलिए कोलिशन बनाने के लिए पहले उन्होंने कांग्रेस को अप्रोच किया और प्रीमियर यानी समझ लो आज का चीफ मिनिस्टर, और वो पोजीशन भी तैयार हो गए थे कांग्रेस को देने को, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था कि या तो वो अकेले सरकार बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। तो फजलुल हक ने मजबूरी में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस कर लिया और बन गए बंगाल के प्रीमियर और बनाई बंगाल की पहली नेटिव सरकार। अब यहाँ एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता की। इस सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया था उस समय के कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, लेकिन सरकार में कुछ साल काम करने के बाद इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। लेकिन हक और जिन्ना के बीच बात बन नहीं पा रही थी और इसी टेंशन की वजह से हक ने सरकार गिरा दी। लेकिन हक ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर नई सरकार बना दी। इस सरकार में मुस्लिम लीग थी ही नहीं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का सपोर्ट जरूर था। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा लंबी नहीं चली और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग ने सरकार बना ली। यानी 1943 में बंगाल में पूरी तरह से कंट्रोल मुस्लिम लीग के हाथों में आ गया। और इसी सरकार में आया एक और फैमाइन, जिसमें 20 से 30 लाख लोग मारे गए। और दूसरी तरफ जापानीज ने बर्मा यानी आज के म्यांमार पर कब्जा कर लिया था और अब सबको डर था कि कहीं जापान अगला हमला भारत पे ना कर दे। यानी एक तरफ इतना बड़ा सूखा, बंगाल के लोग लिटरली सड़कों पर भूख से मर रहे थे, वहां दूसरी तरफ अंग्रेज लगातार खाना बंगाल से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने समझ लो जानबूझकर लाखों बंगालियों की जान ली थी। इस सब से बंगाली और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने तो एक आर्मी बना दी थी, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। और जब 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस आते हैं तब मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम सीट्स जीत जाती है। वहां दूसरी तरफ हिंदू सीट्स कांग्रेस और हिंदू महासभा के पास आती है। लेकिन प्रीमियर मुस्लिम लीग से हुसैन सैयद सोहरावर्दी को ही बनाया गया और इसी ने पाकिस्तान की डिमांड रखने के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया था। मुस्लिम लीग हर हाल में बंटवारा चाहती थी और उसने इसके लिए हड़ताल बुलवाई, जिसमें इतने भयानक राइट्स हुए जो शायद भारत की धरती ने कभी नहीं देखे थे। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। अब क्योंकि सरकार मुस्लिम लीग की थी, कई हिस्टोरियंस का मानना है कि सोहरावर्दी ने दंगे बढ़ने दिए और पुलिस बस खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। और इस हिंसा का प्राइम एग्जाम्पल बना नोआखाली, जो ईस्टर्न बंगाल में पड़ता है। यहाँ सबसे भयानक लेवल पर दंगे हुए, या कह सकते हो करवाए गए। क्या क्या हुआ मैं इस वीडियो में ठीक से बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन सर्च करके देखना जरूर। और बात इतनी बढ़ गई कि महात्मा गांधी को खुद नोआखाली आना पड़ा और टेंशन कम करने के लिए शांति की अपील करने लग गए। गांधी को यहाँ बहुत ज्यादा जलील किया गया, लेकिन वो लगे रहे। अब इन दंगों के बाद मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा भी जोरों शोरों से बंटवारे की डिमांड करने लग गई और फाइनली ये तय हो गया कि बंटवारा तो होगा। सोहरावर्दी ने तो बंगाल को एक अलग ही देश बनाने का प्रपोजल रख दिया था, यानी भारत के 2 नहीं 3 टुकड़े होते, एक पाकिस्तान, एक भारत और एक ग्रेटर बंगाल। लेकिन इसका सपोर्ट ना तो जिन्ना ने किया, ना कांग्रेस ने और ना ही हिंदू महासभा ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बारे में कहा था, डिवाइड पाकिस्तान टू सेव इंडिया, डिवाइड बंगाल टू सेव बंगाली हिंदूज। और बंगाल को अगर एक अलग देश बना देते तो बाकी स्टेट्स भी अपना अपना देश डिमांड करने लगते, इसलिए इस डिमांड को नहीं माना गया। और इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उसी के साथ बंगाल का फिर से बंटवारा हुआ और भारत का हिस्सा बना वेस्ट बंगाल और दूसरा हिस्सा कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। 14 अगस्त तक मालदा और मुर्शिदाबाद वाले एरिया में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा चुके थे, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे तो उन्हें लगा ये पक्का पाकिस्तान में गया है। लेकिन 17 अगस्त को जब ऑफिशियल मैप आया तब पता चला कि ये भारत को गए, ताकि गंगा का बहाव बरकरार रहे, और पाकिस्तान के झंडे हटाकर भारत के लगाए गए। अब वेस्ट बंगाल वाली साइड से कई मुसलमानों को वहां जाना था और वहां के हिंदुओं को यहाँ आना था। इसमें भी कुछ दंगे हुए, लेकिन पंजाब वाले बॉर्डर के मुकाबले ये थोड़ा शांति से हुआ था। अब यहाँ से आजाद भारत में वेस्ट बंगाल की कहानी शुरू होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने आज़ादी से पहले
बंगाल की क्या स्थिति थी वो बताने की कोशिश की है। लेकिन ये एक सीरीज है, आने वाले वीडियोस में आजादी के बाद बंगाल में क्या होता है वो हम जानेंगे। कैसे कम्युनिज्म का राइज हुआ, कैसे कम्युनिस्ट बंगाल था, कैसे टीएमसी और ममता दीदी का राइज हुआ, और अभी वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और देखते रहना।